लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे 120 जवान, हमारी कंपनी में सिर्फ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट थी। क्या बात कर रहे हैं आप मेजर? दो थी और वो भी पता नहीं 18 या 20 किलो की पहन के आप चल नहीं सकते। सारे घोटाले हुए, चीनी के हुए, आटे के हुए, दाल के, लेकिन सेना का घोटाला राष्ट्रद्रोह है। इतनी देर से आप भाषण दे रहे हैं। नहीं, भाषण नहीं दे रहा हूं। किसने मांगा? मीडिया पार्टी ने लिखा है। आप बोलिए ना। आप बोलिए। हमारे जवानों को आप उनसे कहते हैं कि साहब आप कारगिल पे चढ़ जाओ, आप उनसे कहते हैं देश की रक्षा करो। मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, इंसास राइफल है 5.56। जी बिल्कुल है। मैं कमीशन हुआ 1994 में, 1993 में हमने ट्रेनिंग करी, 94 में मैं कमीशन हुआ जी। 94 के कमीशन के बाद मैं आपको बता रहा हूं करीब 2000 के आसपास ये डिसाइड हो गया था कि वो जो राइफल है वो बिल्कुल बेकार है। हमें इतने साल हो गए, अब जाके हमारे पास राइफल्स आई हैं, अब जाके अच्छी हेलमेट्स आई हैं, अब जाके बुलेट प्रूफ जैकेट। मेरी पूरी कंपनी, मैं अल्फा कंपनी कमांड कर रहा था, मैं ब्रावो कंपनी कमांड कर रहा था, माफ करिएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल पे। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे 120 जवान, हमारी कंपनी में सिर्फ 2 बुलेट प्रूफ जैकेट थी। क्या बात कर रहे हैं आप मेजर? दो थी और वो भी पता नहीं 18 या 20 किलो की पहन के आप चल नहीं सकते थे। आज की तारीख में हैं। मैं किसी सरकार विशेष में नहीं जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जो हथियार हम लोग खरीदते हैं अपने जवानों के लिए, राइट, और खरीदते आए हैं 70-75 साल से, वो सबसे घटिया हथियार हैं दुनिया में। और आपका जो जवान है, आपका जो जूनियर लीडर है जी आर्मी का, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे, राइट, मेजर पद्मपानी आचार्य जी, ये लोग कौन हैं? ये जूनियर लीडर्स हैं जो अपने हाथ में इंसास राइफल, जो कि एक घटिया तरीन राइफल है, उसको लेकर इन्होंने असंभव करा, सिर्फ मोरल मोटिवेशन पे, सिर्फ गट्स पे, सिर्फ रेजिमेंटल स्पिरिट पे। तो हमें भी थोड़ा सा इनको सपोर्ट करना चाहिए, वरना हम लोग शर्मसार हो जाएंगे कि इतना। हमारे पास क्या पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास किस चीज की कमी है? बट थोड़ा सा लालच को दूर रखें जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। ऐश्वर्या, ये सारी जो बात है, ये बात इसलिए है कि हमारा सिस्टम हमने एक ऐसा बनाया हुआ सन 47 से कि इसमें सब अपना गोल्डन एग खाएं, मुर्गी का लेने देने, मतलब कहने का मतलब सब फायदा उठाएं। ये सिस्टम ही ऐसा बनाया हुआ है। इसीलिए सन 47 से लेके 48 से लेके अब तक डीप स्कैंडल्स केस, HDW सबमरीन, सेंचुरियन टैंक डील, जैगुआर डील, ऑगस्टा डील और बोफोर्स डील, जितनी डील हैं सब में पैसा खाया जाता था। क्यों? क्योंकि अगर आप स्वावलंबी होगे तो बेचने वाला आपके दरवाजे पे आएगा नहीं, तो पैसा कौन खाएगा? और इस पैसा खाना मिनिस्टर नहीं होता, यह पूरी की पूरा सिस्टम बना हुआ है। मिनिस्टर तो 1.5 साल में चला जाता है, पर पूरी गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी जो बैठी है, ये सब फायदा उठाते हैं इन डील्स का। विंग कमांडर, आपको याद रहना ये कोई कोयला स्कैम की बात नहीं हो रही, ये कोई स्टील का प्लांट लगाने की बात नहीं हो रही, ये कोई नया फैक्ट्री लगाने की बात नहीं हो रही, ये भारत की सुरक्षा की बात है। मेरा दिल इसलिए कचोटता है कि आपने 10 साल तक फाइटर प्लेन्स इसलिए नहीं खरीदे, आपने अपग्रेड नहीं करा। विंग कमांडर, अगर इनका बस चलता 40%, 40% कमीशन इनका बस चलता, ये तो उन्हीं पुराने प्लेन्स पे पुताई करके, पेंट करके व्हाइट से लिख देते मेजर रफाल और कहते नए प्लेन आ गए, खरीद लो, 99% कमीशन है। मैं सीरियसली, मुझे लगता है 40% कमीशन। ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात सर, मैं ऐश्वर्या आपकी बात समझ गया हूं, पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, यह सिस्टम क्यों नहीं चेंज हो रहा? यह सिस्टम इसलिए नहीं चेंज हो रहा कि अंदर की जो गवर्नमेंट है वो चेंज नहीं होती। जब बीजेपी और कांग्रेस आती जाती रहती हैं, वो नहीं चेंज होती। वो सिस्टम बदलने नहीं दे रहे, इसलिए नहीं बदलने दे रहे कि सब पैसा खाएं। ये रीजन है। आप जब तक इस सिस्टम को नहीं बदलेंगे, ये कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं रह गया है, सिर्फ ये सवाल है 1947-48 से हमने इस सिस्टम को इसलिए नहीं बदल रहे हैं। और क्यों नहीं बदल रहे, ये आपको मैंने बता दिया। पर क्या करा, जब आप कोई अपने स्वावलंबी बन जाएंगे, आप खुद HF-24 मैंने एक एयरक्राफ्ट उड़ाया था, वो इतना बढ़िया जहाज था, सुपरसोनिक जाता था विदाउट आफ्टर बर्नर, जो रफाल नहीं जा सकता, वो जाता था। पर उसको क्यों कर दिया? क्योंकि रशिया ने हमको कहा आप उसको बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान को बंद करना पड़ा क्योंकि हम स्वावलंबी नहीं थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी और हम उसकी बातों में आ गए, अपने स्क्वाड्रन को डाउन कर दिया। तभी तो आपके 45 स्क्वाड्रन की जगह अब आप 29 स्क्वाड्रन से फ्लाई कर रहे हैं। वो ये कारण है। भारत वो देश है जिसने चंद्रयान और मंगलयान बना लिया, और आज से नहीं, कांग्रेस के जमाने में भी ये बात आगे बढ़ी, मगर हम हवाई जहाज नहीं बना सकते थे। ये बात हजम होने वाली है। ये बताइए, हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना सकते हैं। अभी अग्नि का
प्रक्षेपण हुआ है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी के ज़माने में 1989 में हमारा पहला शॉर्ट रेंज मिसाइल लॉन्च किया गया था, मगर उस समय चेक पिस्टल हम खरीद रहे थे। मतलब किसी के बात समझ में आएगी कि जो कंट्री बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है वो एसॉल्ट राइफल नहीं बना सकता, छोड़िए वो पिस्टल नहीं बना सकता। ये ऐसा नहीं हो सकता जनाब, वो बनाना नहीं चाहता। क्यों नहीं बनाना चाहता था? इसलिए कि खरीद होती रहे, कमीशन चलता रहे, अन्यथा किसी के गले नहीं उतर सकता कि इतनी इतनी बड़ी चीजें बनाने की जिन देश के वैज्ञानिकों की, इंजीनियरों की क्षमता हो, वो पिस्टल और राइफल नहीं बना सकते। इसीलिए अटल जी के ज़माने में हम लोगों की वो शुरुआत नहीं हो पाई, क्योंकि पोखरण के कारण हमारे ऊपर प्रतिबंध लगे थे। मोदी जी की सरकार ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया? डिफेंस प्रोडक्शन की शुरुआत की, इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन। आज तेजस जहाज है जो पूर्णतः स्वदेशी है। आज हमारे यहाँ एसॉल्ट राइफल्स का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सारे घोटाले हुए, चीनी के हुए, आटे के हुए, दाल के, लेकिन सेना का घोटाला राष्ट्रद्रोह है। आप सेना के घोटाले करते हैं, इसका मतलब राष्ट्र की कीमत पे करते हैं, देश को बेचने की कीमत पे करते हैं। इसमें सिर्फ कमीशन शामिल नहीं है। आप भारत राष्ट्र को खतरे में नहीं डालते, बल्कि विदेशी ताकतों से सौदा करके भारत को कमजोर करते हैं। जो चाइना के साथ आपने किया, पाकिस्तान के साथ इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन कभी आपसे युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन अब जो लगातार हो रहा है वो इन घोटालों के मामले से, ये घोटाले नहीं हैं, ये कमीशन खोर एजेंट जो 10 जनपद में बैठा है, ये बेनकाब होना चाहिए। ये लोग आरोप लगाएं, समझ में आता है। आप मुझे बताइए, 40% की कमीशन के बारे में मीडिया पार्ट में नाम कोट किया है श्वेता जी? एक प्रश्न का जवाब दीजिए, उसके बाद में चालू कर। बोलिए बोलिए बोलिए, आप पूरा बोलिए ना, पूरा बोलिए। मीडिया पार्ट ने नाम दिया है? 40% में किसने कमीशन माना? नहीं, आप बताइए ना पहले मुझे। इतनी देर से आप भाषण दे रहे हैं। नहीं, भाषण 40% किसने मांगा? मीडिया पार्ट ने लिखा है। आप बोलिए ना। आप मुझे हाँ या ना बताइए बस। नहीं, आप हाँ ना बताइए सर ना। हाँ बोलिए बोलिए। मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं मोदी सरकार को कमीशन गया, ये रिपोर्ट पूरी। अब मेरी बात सुनिए ना, आप भागेंगे फिर इधर उधर। यही आप ये रिपोर्ट पूरी तरह से मीडिया पार्ट ने की कि मोदी सरकार को कमीशन गया। क्या होता है ना कि सिलेक्टिव मेमोरी आपकी भी है और चूज करके बाकी लोग भी आते हैं। 40% किसने मांगा कहीं नहीं लिखा है, लेकिन 4 अप्रैल 2021 को मीडिया पार्ट की रिपोर्ट की जो पहली किस्त आई है, उसके 6ठे पैराग्राफ के दूसरी लाइन में लिखा है कि इन इंडिया इट implicated a person very close to the ultra nationalist Prime Minister Narendra Modi who declared the deal in 2015। नाम लेके लिखा है। भाजपा से कहिए जाकर के मानहानि का मुकदमा करे। जवाब देंगे सांसद। पूरी बात सुनिए। अब की बार की रिपोर्ट में लिखा है कि अक्टूबर, रुकिए, जवाब मत की बात मत क्या कीजिए, इधर उधर मत भागते हैं ऐश्वर्या जी प्लीज, ये संवेदनशील मुद्दा है। इस बार की रिपोर्ट में लिखा है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को और सीबीआई दोनों को अक्टूबर 2018 में पता था कि इसमें घूस दी गई है, इसमें दलाली दी गई है, लेकिन उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं किया। जिस सुषेण मोहन गुप्ता की बात आप कर रहे हैं, उसे मार्च 2019 में गिरफ्तार किया गया और उस पर चार्ज क्या लगाया गया? ऑगस्टा वेस्टलैंड वाला। जबकि अक्टूबर 2018 को इन एजेंसियों को पता था कि यही सुषेण मोहन गुप्ता राफेल डील में शामिल है। और जो इतनी देर से ज्ञान दे रहे हैं G2G ना, उसी रिपोर्ट में लिखा है 4 अप्रैल 2021 की कि जो ली डियान है ना, देन डिफेंस मिनिस्टर, he acted as a roving salesman of Rafale before being inducted as a foreign minister in Macron। सुधांशु त्रिवेदी मुझे मत बताइए। सुधांशु त्रिवेदी, आप मुझे सिर्फ ये बताइए। सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं भाई पैरा 6 में लिखा है। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं, सांसद है। ये जिस मीडिया पार्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, आपने सवाल उठाया, जवाब देने दीजिए। वो सिर्फ प्रवक्ता है नहीं, सांसद भी है, वो जवाब देंगे, पूरी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात तो इन्होंने हमारी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो अलग बात है कि इतने वर्षों से क्यों नहीं जहाज बन रहे थे, क्यों नहीं राइफल बन रही थी। अब मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। जनाब, आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ। त्रिपाठी जी रिलैक्स, आराम से करते हैं, जवाब दे रहा हूँ। सेंसिटिव इशू, आराम से नहीं। वो तो अलग बात थी, वो बनाना चाहा ही नहीं, क्यों नहीं चाहा वो अलग बात। खैर, अब मैं इस पर जवाब देता हूँ। देखिए जनाब, जिस जमाने में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है तो कमीशन किसको गया? आपके हिसाब से फ्रांस की सरकार पे गया। तो फ्रांस की सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं
कि पैसा उसने खाया? क्या कहने का मतलब है? क्योंकि यह डील दो सरकारों के बीच में हुई है, आपका नाम है कंपनी और भारत सरकार के बीच में नहीं हुई है। तो इसलिए आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, त्रिपाठी जी आराम से करते हैं ना, पूरे डिटेल में जाइए। आप मुझे खुद त्रिपाठी जी एक एक करके, त्रिपाठी जी एक एक करके प्लीज, त्रिपाठी जी एक एक करके फिर बात नहीं होती। त्रिपाठी जी जब आपने बोला वो चुप थे, अब वो बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। त्रिपाठी जी अभी आधे लोगों ने बोला तक नहीं है। आदमी को घूस दी गई। त्रिपाठी जी अब आपने पूछा, उनको जवाब तो देने दीजिए, मेरा इतना निवेदन है प्लीज। अरे वो जवाब तो देने दीजिए जनाब। त्रिपाठी जी, त्रिवेदी जी जवाब दे रहे हैं। हाँ भाई मैं जवाब दे रहा हूं। अगर आपको यह लगता है कि मीडिया पार्ट की किसी एक लाइन में यह लिखा है, तो इटालियन कोर्ट की प्रोसीडिंग में तो सारी बातें स्वर्गीय अहमद पटेल से लेके और सोनिया गांधी जी के बारे में इंडिकेटेड है। तब तो आप कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जो इटालियन कोर्ट की प्रोसीडिंग में है कि यहां पर किकबैक दिया गया है। और उसके बाद आज आप कह रहे हैं कि कोर्ट दे मिलान की रिपोर्ट के बारे में जो आप अपने हिसाब से कह रहे हैं कि एक लाइन लिखी है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के बीच में किसको डील मिल सकती है भाई? भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में हुए समझौते में कौन डील लेगा? मतलब पैसा फ्रांस की सरकार दे रही थी क्या? क्यों देगी फ्रांस की सरकार? हाँ हो सकता है पुराने समय के आपके जो कंपनी के साथ डीलिंग चल रही है, एक सेकंड त्रिपाठी जी, अब ये चीजें उभर के सामने आ रही हैं, उस जमाने की चीजें होंगी। जैसे आपने बताया कि सुषेण गुप्ता को 2018 में ये कहा गया कि ये राफेल के अगस्ता वेस्टलैंड में था, अब उसमें इसमें भी निकल आया। क्योंकि कांग्रेस की तो ऐसी स्थिति ना सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार हो तो चाहे हिस्ट्री में हो या प्रेजेंट में हो, वो अगस्ता वेस्टलैंड में हो या राफेल में हो या किसी भी अन्य चीज में हो, वो सब जगह समान रूप से व्याप्त दिखाई पड़ते हैं, उसी जगह से व्याप्त दिखाई पड़ेंगे। अन्यथा आप ये बता दीजिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में कमीशन किसको जाएगा और क्यों देगी कोई को? राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है। आखिर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार की राफेल डील मौजूदा पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार से कैसे अलग थी, इसके बारे में हम बताते हैं। यूपीए सरकार के दौरान भारत ने वर्ष 2012 में फ्रांस की 10 कंपनी को 126 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए चुना था। इस प्रोजेक्ट के तहत 18 विमान सीधे फ्रांस से खरीदे जाने थे और बाकी 108 भारत में ही सरकारी कंपनी HAL के सहयोग से बनाए जाने थे। उस वक्त इस कॉन्ट्रैक्ट को MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डील का नाम दिया गया था। माना जाता है कि 2007 में जब इस डील की शुरुआत हुई थी तो इसकी कीमत करीब 40,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2014 तक इसका सौदा करीब 80,000 करोड़ तक पहुंच गया था। कंपनी द्वारा लगातार सौदे की कीमत बढ़ाए जाने के कारण यूपीए सरकार ने इस सौदे पर कभी मुहर नहीं लगाई, लेकिन यूपीए सरकार ने इस सौदे की कुल कीमत की जानकारी कभी भी आधिकारिक तौर से सार्वजनिक नहीं की थी। वर्ष 2014 में केंद्र में जब पीएम मोदी सरकार आई, उसके बाद इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पीएम मोदी ने अप्रैल 2015 में फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांस सरकार से इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट कर सीधे 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने का ऐलान कर दिया। नवंबर 2016 में रक्षा मंत्री सुभाष राव भामरे ने संसद को एक सवाल के जवाब में बताया कि एक राफेल विमान की कीमत करीब 670 करोड़ रुपए है, लेकिन उस दौरान यह साफ नहीं था कि यह कीमत अकेले विमान की है या फिर इसमें हथियार इत्यादि भी शामिल हैं। सार्वजनिक मंच से मोदी सरकार ने इन 36 विमानों की डील की पूरी कीमत आधिकारिक तौर से कभी नहीं बताई, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़े सूत्र बताते हैं कि यह सौदा करीब 59,000 करोड़ यानी 7.9 बिलियन यूरो का हुआ है, यानी एक जेट की कीमत करीब 1,500 करोड़ पड़ रही थी। लेकिन यूपीए सरकार के दौरान जो डील थी उसमें हथियार और उपकरण शामिल नहीं थे, जबकि मोदी सरकार ने जो डील की है उसमें करीब 710 मिलियन यूरो यानी 5,341 करोड़ रुपए लड़ाकू विमानों के हथियारों पर खर्च किए गए हैं। साथ ही 75% विमान हमेशा ऑपरेशनली रेडी रहेंगे। इसके अलावा कंपनी से इन विमानों में ऐसे उपकरण लगवाए गए हैं कि वो हर जलवायु के अनुरूप हों। विमानों के अतिरिक्त उपकरण पर हुआ खर्चा भी सौदे में शामिल है और इसीलिए बार बार जो कांग्रेस है वो इन पर सवाल उठाती रही है कितना महंगा सौदा क्यों किया, लेकिन कांग्रेस कभी ये नहीं बताती कि उसने जो सौदा किया था उसमें हथियार और उपकरण शामिल नहीं थे, यानी सिर्फ विमान आ जाता, लेकिन उसके बाद उसके उपकरणों और उसके हथियारों के लिए अलग से खरीद करनी पड़ती। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।